अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक अपोप्टोसिस के बारे में होगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अपोप प्लस प्रोटोसिस विच मीन्स द फॉलिंग ऑफ। फॉलिंग ऑफ का मतलब होता है कि डिक्रीज इन नंबर, जैसे पत्ते गिरते हैं। रेफर्ड एज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसे प्रोग्राम सेल डेथ होती है एक बाय किलिंग देमसेल्व्स बाय यूजिंग एंजाइम्स एंड डिस्ट्रॉय द डीएनए एंड द साइटोस्केलेटन। अपोप्टोसिस में सेल अपने आप को खुद मारता है कुछ एंजाइम को यूज़ करते हुए, जैसे कि कैस्पेज वगैरह, जैसे कि हम इसे बाद में पढ़ेंगे। एंड डिस्ट्रॉय द डीएनए, और अपने ही डीएनए को नुकसान पहुंचाता है और उसे डिस्टर्ब करता है। एंड साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स, साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स विच प्रोवाइड द स्ट्रक्चर, इंटेग्रिटी एंड हेल्प इन द सेल मूवमेंट एंड द chromosomal movements during the cell division like the tubulin and the desmin। आगे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ पाथवे ऑफ द सेल डेथ, एक सेल डेथ का एक पाथवे होता है रेगुलेटेड बाय द इंट्रासेलुलर प्रोग्राम, जो कि सेल के अंदरूनी प्रोग्राम से रेगुलेट किया जाता है। इन विच द सेल डाइड बाय एक्टिवेटिंग द एंजाइम, जिसकी वजह से सेल मर जाता है कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करते हुए। वो एंजाइम ही कैस्पेज वगैरह हैं। डैट डिग्रेड द सेल्स ओन डीएनए, जो सेल के अपने डीएनए को डिग्रेड करता है, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाता है। एंड साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स, और साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स को भी नुकसान पहुंचाता है, जो सेल को स्ट्रक्चर वगैरह देती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अक्ररेंस ऑफ द अपोप्टोसिस प्रोसेस। अपोप्टोसिस प्रोसेस किन किन सेल्स में होती है और कहाँ कहाँ होती है। इट इज़ कॉमन इन दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अपोप्टोसिस का प्रोसेस है ना, जो ये वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, उनमें अक्सर पाई जाती है। इट इज़ लेस और नॉट प्रेजेंट इन दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, उनमें कम या उनमें प्रेजेंट ही नहीं होता ये अपोप्टोसिस का मैकेनिज्म। इसके बाद हम इसके काजेज़ ऑफ अपोप्टोसिस पर आ जाते हैं कि इसके काजेज़ क्या हैं और ये कहाँ कहाँ होती है। इन द केस ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिचुएशंस, पहले है मुलेरियन स्ट्रक्चर्स इन दी फीटस। मुलेरियन स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। मुलेरियन स्ट्रक्चर इज़ द फीमेल फीटस स्ट्रक्चर दैट डेवलप्ड इनटू अ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आफ्टर द समटाइम्स। मुलेरियन स्ट्रक्चर फीटस में वो स्ट्रक्चर फीमेल फीटस में वो स्ट्रक्चर होता है जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाता है, क्लीवेज के ज़रिए कन्वर्ट हो जाता है उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। इनमें मुलेरियन स्ट्रक्चर में अपोप्टोसिस होने के बाद ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स डाई ड्यू टू दी अपोप्टोसिस। न्यूट्रोफिल्स आर द कंपोनेंट ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स और द इम्यूनिटी which come first to the pathogenic site which is caused by the bacteria or the वायरसेस। ये सबसे न्यूट्रोफिल्स वो कंपोनेंट होते हैं जो सबसे पहले बैक्टीरिया और पैथोजेनिक और वायरल इन्फेक्शन में सबसे पहले उसके रिस्पॉन्स में पहुंचते हैं, और वो वहाँ से रिएक्ट करके ना बैक्टीरिया वगैरह से रिएक्ट करके वहाँ कोई केमिकल स्क्रीट वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया वगैरह को मार देते हैं और ख़ुद भी मर जाते हैं। वो जो जिस प्रोसेस के ज़रिए वो खुद मरते हैं वो अपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है। उसके बाद तीसरा आएगा लिम्फोसाइट्स डाई ड्यू टू द अपोप्टोसिस। लिम्फोसाइट्स भी इम्यूनिटी के कंपोनेंट होते हैं। ये लिम्फोसाइट्स टी सेल्स एंड लिम्फोसाइट बी सेल्स, ये भी इम्यूनिटी के बहुत इंपॉर्टेंट एंड द क्रूशियल कंपोनेंट्स होते हैं। ये भी अपोप्टोसिस के प्रोसेस के ज़रिए ही मरते हैं। इसके बाद आएगा पैथोलॉजिकल काजेज़। रेडिएशंस एंड द टॉक्सिक ड्रग्स दे कैन डैमेज द सेल्स डीएनए। जब रेडिएशंस और जो टॉक्सिक ड्रग होती है ना, जब इन्हें हम कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्हें इनगल्फ करता है या अब्जॉर्व करता है रेडिएशंस वगैरह को, ये उनके सेल्स को डैमेज करती हैं। ये ऐसे डैमेज करती हैं, उनके डीएनए को डिसरप्ट करती है। अगर हमें पता है कि न्यूक्लियस इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस में पाया जाता है डीएनए।
डीएनए सारी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। डीएनए से ही सेंट्रोलोमा के ज़रिए आगे प्रोटीन्स वगैरह बनती है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स आर द प्रोटीन्स एंड द फंक्शनल मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल्स आर आल्सो कैरिड बाय द प्रोटीन्स। अगर डीएनए में कोई म्यूटेशंस आ जाए और उसकी कोई अगर चेंजेस आ जाए तो प्रोटीन में भी अल्टीमेटली चेंजेस आएंगे, जिसके ज़रिए प्रोटीन अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएंगी, जिसके ज़रिए ऐसे सेल डैमेज हो जाएगा। अगर सेल डैमेज हुआ तो सेल को अपोप्टोसिस के प्रोसेस के ज़रिए खुद ब खुद मार दिया जाएगा। उसके बाद ड्यूरिंग द वायरल इन्फेक्शन के दौरान जब कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो वायरस सेल्स में अपनी डिवीज़न करता है, जिसके वजह से उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी वगैरह को यूज़ करता है। जब उसकी मशीनरी को यूज़ करता है ना, उसकी वजह से सेल वो फंक्शनिंग के काबिल नहीं रहता। ऐसे सेल को खुद सेल के अंदर से ही अपोप्टोसिस के प्रोसेस के ज़रिए मार दिया जाता है। उसके बाद आता है ट्यूमर सेल्स राइट टू दी अपोप्टोसिस, वो सेल जिनमें कैंसर काज हो जाता है। कैंसर डीएनए में चेंजेस के वगैरह से काज वगैरह होता है। जो भी वजह हो कैंसर के काज होने की, जो भी कैंसरस सेल होगा उसमें से वो भी अपोप्टोसिस के ज़रिए ही मार दिया जाएगा। उसके बाद आएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ द अपोप्टोसिस अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखेंगे अपोप्टोसिस किन प्रोसेस के ज़रिए होता है, तो सबसे पहले हम सेल में जो चेंजेस देखेंगे वो होगा कि सबसे पहले अपोप्टोसिस के प्रोसेस में सेल श्रिंकेज होगी। सेल जब श्रिंकेज होएगा उसके बाद सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस वो गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद एंड द सेल ऑर्गेनेल पैक्ड, और जो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेली सस्पेंडेड होंगी ना वो पैक हो जाएंगी। उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा क्रोमैटिन कंडेंसेशन। जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मवाद होता है ना सेल डिवीजन से पहले उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। उस कंपोनेंट की उन सब्सटेंसेस की कंडेंसेशन होगी, वो भी गाढ़े हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप आएगा फॉर्मेशन ऑफ अपोप्टोटिक बॉडीज़ और द ब्लेब्स। क्रोमैटिन कंडेंसेशन के बाद ना अपोप्टोटिक बॉडीज़ और द ब्लेब्स छोटी छोटी स्फेरिकल और राउंड शेप बॉडीज़ बनेगी, अपोप्टोटिक बॉडीज़ बनेगी। उसके बाद चौथा स्टेप आएगा फैगोसाइटोसिस। जो पहले तीसरे स्टेप में अपोप्टोटिक बॉडीज़ बनी होंगी, उसके चौथे स्टेप में फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। इसके बाद आएगा बायोकेमिकल फीचर्स ऑफ द अपोप्टोसिस। सबसे पहले बायोकेमिकल फीचर्स में प्रोटीन क्लीवेज होगी। जो सेल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होगी, जैसे कि साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स हैं और अदर क्रूशियल प्रोटीन्स हैं, उन सब की ना क्लीवेज होगी, तोड़ फोड़ होगी। प्रोटीन क्लीवेज कॉमन इन दी अपोप्टोसिस एंड स्पेसिफिक बायोकेमिकल फाइंडिंग। कैस्पेज वो एंजाइम है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है अपोप्टोसिस में। गेट एक्टिवेटेड इन द अपोप्टोसिस एंड डिस्ट्रॉय द एसेंशियल प्रोटीन्स। कैस्पेज का काम ये है कि जो भी एसेंशियल प्रोटीन्स होंगी ना सेल में, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, नुकसान पहुँचाएगा, जैसे कि साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स। उसके बाद आएगा कि डीएनए ब्रेकडाउन होगी, डीएनए की ब्रेकडाउन होगी। उसके बाद तीसरा स्टेप आएगा कि फैगोसाइटिक रिकग्नाइजेशन। द फैगोसाइटिक सेल्स आर रिकग्नाइज्ड बाय द सरफेस हैज़ द प्रोटीन विच आर। जो अपोप्टोटिक सेल्स होंगे ना, उसे रिकग्नाइज करने के लिए उसकी सरफेस पे कुछ प्रोटीन्स लगी होंगी, जैसे कि फॉस्फोटाइडाइल सिराइन एंड द थ्रोम्बोस्पोडिन। जिन सेल्स के सरफेस पे ये दो प्रोटीन्स वगैरह लगी होंगी ना, वो प्रोटीन ही रिकग्नाइज होंगे फैगोसाइटोसिस के लिए। आगे आएगा मैकेनिज्म ऑफ द अपोप्टोसिस। ये जनरल मैकेनिज्म है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फेजेज इन द अपोप्टोसिस। सबसे पहली जो फेज़ है वो है इनिशिएशन फेज़। इस फेज़ में एंजाइम एक्टिवेटेड होते हैं, जैसे कि कैस्पेज वगैरह। आगे है एग्जीक्यूशन फेज़। इस फेज़ में एंजाइम्स कॉज द सेल डेथ। इस एग्जीक्यूशन फेज़ में होता है कि एंजाइम ना डेथ काज करते हैं सेल की। इसके बाद है कि इनिशिएशन फेज़। इस फेज़ में देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। इन दोनों पाथवे को अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आएगा एग्जीक्यूशन फेज़। With the help of the 3 and the caspase 6, they break down the proteins and form the apoptotic body.
कैस्पियस की आगे टाइप्स हैं, कैस्पियस 10, कैस्पियस 9, कैस्पियस 6 एंड कैस्पियस 3। ये डिफरेंट सेल की डिस्ट्रैक्शन के लिए डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये बाद में अपोप्टोटिक बॉडीज़ बनाते हैं।